हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्सरसाइज में हमने 9.15 तक क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए। अब आज हम आगे के जो भी क्वेश्चंस है वो वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। जो थ्योरेटिकल वेज है इजी है, वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। सो 9.16, 9.17 एंड 9.18 ये तीनों जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल बेस है एंड ऑल बेस्ड ऑन CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक क्लियर होना चाहिए जिसमें लिगेंड के दो कैटेगरी है, दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। सम लिगेंड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फील्ड, इट मींस मोर स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी, मतलब वहां पे स्प्लिटिंग ज्यादा रहेगा। इन दैट केस इलेक्ट्रॉन जो है वो पैरिंग में जाएंगे क्योंकि वो ऊपर नहीं जा सकते, और पैरिंग में जाएंगे तो वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इफेक्ट होगी, लाइक डायमैग्नेटिक हो सकती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो सकते हैं, सो मैग्नेटिक मोमेंट भी कम हो जाएगी। और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली उसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा, और डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो वो कंपाउंड कलरलेस भी हो सकता है। इज इट क्लियर? और वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड, तो उसमें स्प्लिटिंग बहुत कम होगा और इसीलिए इलेक्ट्रॉन पैरिंग की बजाय ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो क्या क्या हो सकता है? सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, नंबर 1। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरा हो सकती है, नंबर 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, यस, एंड नंबर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डी ट्रांजिशन होगा, इट मींस वहां पे कंपाउंड जो है वो आपको कलरफुल मिल सकता है। क्लियर? तो इतना क्लियर होना चाहिए बस अकॉर्डिंग टू CFT। तो तीनों क्वेश्चन आप ऐसे लर्न कर सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन है 9.19 की बात करते हैं। 9.19 उसमें क्रोमियम NH3 ये जो है ये पैरामैग्नेटिक है, ऐसा लिखा है, ये पैरामैग्नेटिक है। और दूसरा जो है NiCN4-2 जो है वो डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, मतलब यूनिटी से हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो सबसे पहले मान लो कि निकल है, तो निकल का नंबर क्या है 28। सो 28 में आर्गन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आपके आ गए। 18 के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे 4s2, सो 18 + 2 दैट इज 20, और 20 के बाद डी 8 हो जाएगा। ओके, उसके बाद Ni का जो स्टेट है दैट इज 2+। अब Ni 2+ में है तो दो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, तो 4s में से जाएंगे, दैट इज 4s0। ओके, और D8 एज इट इज, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए D8। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दो मिलेंगे। अब आपका जो Cn है, Cn के बारे में मैंने आपको बताया था, Cn के बारे में मैंने VBT में आपको बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसका मीनिंग हुआ इसमें पैरिंग होगा, आगे वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन ds2 हो जाएगा। ओके, और ds2 होगा ऑब्वियसली dsp2, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और बाद में Cn की अरेंजमेंट हो जाएगी, मतलब इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप विभी थ्योरी से आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट इज डायमैग्नेटिक। ओके, इसमें क्या होगा, क्रोमियम है। अब क्रोमियम का नंबर है 24 है, तो 24 मतलब आर्गन कंप्लीट है। आर्गन के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ 4s1 में होता है और 3d5, याद रखना 3d5 है। ओके, तो यहाँ पे क्रोमियम का जो स्टेट है दैट इज 3+, और 3+ है मतलब क्या होगा 4s0, और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, मतलब 3d3, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और एमोनिया जो है, एमोनिया लिखा है कि वाटर है, देखना एमोनिया है। ओके, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। अब यहाँ पे देखो एमोनिया लेकिन Ml6 है, A कॉम्प्लेक्स जो है वो Ml6 है, और Ml6 में
एमोनिया स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, D2sp3। ये 3 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर है डी के वो एज इट इज ही रहेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो 2 वैकेंट है वहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर आपको मिलेंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर मिलेंगे मतलब एक पैरामीटर मिलेगा। इज इट क्लियर? दोनों में स्ट्रॉन्ग लिगेंड नो डाउट है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन पे आप फोकस करो। इसमें D2sp3 होगा तो 2D ऑलरेडी अवेलेबल है वैकेंट, तो रीअरेंजमेंट की कोई जरूरत नहीं है, और इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर ही रहेंगे, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद 9.20 9.20 है वो कलर का कॉन्सेप्ट है, NiH2O6 2+, ओके। इसका जो कलर है, यस, इसका जो कलर है वो ग्रीन है, इसका कलर जो है ये ग्रीन कलर है, ओके। और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है NiCN4-, NiCN4-2, ये जो है एक कलरलेस है। अब कलर का कॉन्सेप्ट जब आता है तो अभी मैंने आगे आपको बताया आपको CFT को फॉलो करना है, ओके। और CFT को फॉलो करना मतलब DD ट्रांजिशन होना चाहिए। DD ट्रांजिशन के लिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो हम चेक करते हैं, ठीक है। चलो वाटर, सो अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाटर जो है दैट इज वीक फील्ड लिगेंड। इसका मीनिंग क्या होगा, वीक फील्ड है मतलब स्प्लिटिंग बहुत ही कम होगा, और स्प्लिटिंग कम होगा ऑब्वियसली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर जा सकते हैं डी में, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको मिलेंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पांसिबल फॉर DD ट्रांजिशन, दैट्स व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज कलरफुल। इन दैट केस Cn produce strong ligand field, okay। so strong ligand field मतलब डेल्टा O बहुत ही ज्यादा होगा, दैट इज स्प्लिटिंग, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के लिए कैपेबल नहीं रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो पैरिंग का ऑप्शन चूज करेंगे, और पैरिंग में रहेंगे मतलब नीचे ही रहेंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, अनपेयर्ड नहीं मिलेंगे मतलब DD ट्रांजिशन नहीं होगा, क्लियर। तो इस बेस पे एक कंपाउंड आपको कलरलेस मिलेगा, तो ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो कलर का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। बाद में 9.21 जो है FeCl6, FeH2O6 आर ऑफ डिफरेंट कलर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, व्हाई? तो डिफरेंट कलर के क्यों रहेंगे, तो उसका रीजन सिंपल ही है, Cl और H2O दोनों डिफरेंट लिगेंड है, एंड बोथ लिगेंड प्रोड्यूस डिफरेंट फील्ड, तो एनर्जी गैप में वेरिएशन आएगा, एनर्जी गैप में वेरिएशन आएगा तो वेवलेंथ में वेरिएशन आएगा, और वेवलेंथ में वेरिएशन आएगा तो कलर में भी वेरिएशन आ सकता है, क्लियर। तो ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। 22 अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक के डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके बाद 23 23 में 2-3 इंफॉर्मेशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 4 एग्जांपल मैं एक ही ले रहा हूं, फर्स्ट वन, ओके। फर्स्ट वन मैं आपको बता रहा हूं, एक बार ये समझिए, आपका K3 देन कोबाल्ट देन C2O4 थ्राइस, ओके। चलो C2O4 थ्राइस। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट किसका फाइंड करना होता है, कोबाल्ट का। तो यहाँ पे +3 + x - 6 = 0, therefore x = +3। ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद कोबाल्ट 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो आर्गन कंप्लीट, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन गए मतलब 4s 0 हो गया। अब कोबाल्ट का नंबर 27 है, तो d में कितने होंगे, 7 में से एक और निकालना पड़ेगा, दैट इज 36। तो d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी आप लिख सकते हो। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी,
तो इसके मैंने आपको फॉर्मूला बताई थी, दैट इज टाइप ऑफ लिगेंड इनटू नंबर ऑफ लिगेंड। तो C2O4 किसमें आएगा, डायडेंटेड मतलब 2 into 3 दैट इज 6, so 2 into 3 दैट इज 6, यहाँ पे नंबर आएगा 6। ओके, तो कोऑर्डिनेशन ऊपर भी आप लिख सकते हो। तो बाकी के 3 है वो आप होमवर्क पे लिख देना, ठीक है। इसके बाद 9.24 उसमें भी आपको IUPAC लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब पूरा चैप्टर ही डाल दिया, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं अभी ले रहा हूं 9.24 की हम बात करते हैं। सो फर्स्ट वन इज पोटेशियम, देन क्रोमियम, H2O ट्वाइस, C2O4 को OX लिखते हैं, ओके OX ट्वाइस लिख देता हूं यहां पे, और पीछे 3H2 है। तो सबसे पहले तो एक किस कैटेगरी का होगा, दोनों साइड कुछ है तो प्रायोरिटी इसको देनी है। तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा XnMnN है, याद रखना। तो सबसे पहले IUPAC, तो K मींस व्हाट, K मींस दैट इज पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। इसके बाद लिगेंड, तो यहाँ पे डाई एक्वा, ओके, बाद में डाई ऑक्जेलेटो, और XnMnN है तो क्रोमेट, यहाँ पे आएगा स्टेट, और पीछे H2 है उसको हम क्या लिखेंगे, हाइड्रेट, आप ऐसा लिख सकते हो, ओके। और क्रोमियम का स्टेट आप फाइंड करो, तो इसका +1 है, इसका 0 है, इसका -4 है, इसका 0 है, तो -4 +1 -3 सामने जाएगा तो 3, तो क्रोमियम का स्टेट इसमें +3 रहेगा, ठीक है। और बाद में दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया IUPAC। दूसरा पूछा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आ गया अभी +3 में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं, Cr+3 में आर्गन कंप्लीट है, 4s में इलेक्ट्रॉन 0 रहेंगे, और 3d में इलेक्ट्रॉन एक्चुअली 4s 1 3d 5 होता है, तो एक वहां से गया और 2 यहां से जाएंगे, मतलब 3d 3 हो जाएगा। तो d ऑर्बिटल जो है उसमें 5 से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होंगे, 4s वैकेंट रहेगी, और यहाँ पे पीछे 4d 0। क्लियर। अब हमें हाइब्रिडाइजेशन सोचना है, तो इसमें ऑक्सीडेटर्स फॉर्म में लेंगे तो D2sp3 होगा। एक्चुअली ये Ml6 है, ये Ml6 है, 2 1 2 2 2 4 Ml6 है। तो इसमें कैसे अरेंजमेंट हो गया आप सोचो, D2sp3 मतलब 2 D वैकेंट होनी चाहिए, तो ये रही 2, तो 1 C2O4 ऑक्यूपाइड 2 ऑर्बिटल, तो एक C2O4 यहाँ पे आ जाएगा, हो गया, ये दूसरा C2O4 हो गया, ठीक है। D2S, और यहाँ पे वाटर जो है वो यूनिडेंटेड है, वो डाइडेंटेड नहीं है, मतलब एक C2O4 2 बॉन्ड बनाएगा, एक C2O4 2 बॉन्ड बनाएगा, 4 वैलेंसी हो गई, 2 2 4, और ये 2 1 2 1 1। क्लियर। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें 3, तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला n+2 3 पॉइंट समथिंग, ओके। ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद आइसोमरिज्म की बात करते हैं, तो आइसोमरिज्म जो है उसमें मेनली हम स्टीरियो की बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो Ml6 में शेप तो फिक्स ही है, कौन सा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाग्राफ, सेंटर में क्रोमियम। पहले ऑक्टा का शेप आप बना लो अच्छी तरह, तो ये ऑक्टा का शेप हो गया, चलो। इसके बाद एक वैलेंसी ऊपर रहेगी और एक नीचे, चलो हो गया। इसके बाद पहले सिस बनाते हैं, सिस के लिए H2O को टारगेट कर लेते हैं, मतलब H2O एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, और OX है वो बाइडेंटेड है, मतलब ये दोनों के बीच में आ जाएगा। ये जो बना वो सिस है। ट्रांस कैसे बनाओगे, तो एक H2O ऊपर और एक नीचे, और यहाँ पे OX आ जाएगा, और ये जो हमने बनाया दैट इज ट्रांस। क्लियर। तो ज्योमेट्रिकल है, और ज्योमेट्रिकल के बाद ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आपको पता है सिस का मिलेगा, ट्रांस का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल हो गया। तो ट्रांस का ऑप्टिकल नहीं मिलेगा, सिस का ही मिलेगा। तो यहाँ बीच में क्या रख दो, मिरर, और वो इमेज में डाल दो। क्लियर।
तो इससे हम आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट भी पढ़ सकते हैं। बाकी के जो भी है वो भी इस मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? 9.25 26 से वो किलेट के बारे में है। किलेट मतलब स्टेबल कॉम्प्लेक्स, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। 9.27 वो भी थियोरेटिकल बेस है, वो आप खुद कर सकते हो। और उसके बाद 28 29 30 31 32 5 एमसीक्यू है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले नंबर ऑफ आयंस की बात है, और ऐसे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए हैं। ओके, तो सबसे पहले 9.28 हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेट प्रॉपर दिया नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एमोनिया 6 कर देते हैं, और यहाँ पे Cl2। क्लियर? तो उसको पानी में हम डालेंगे तो Cl माइनस कैपिटल होंगे 2, और ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है हो जाएगा +2। तो आपको नंबर ऑफ आयंस जो मिलेंगे, नंबर ऑफ आयंस दैट इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ आयंस दैट इज इक्वल टू 3, 1 + 2। नेक्स्ट जो है 9.29 following ion which one has the highest magnetic moment value। मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, मैग्नेटिक मोमेंट, तो वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए देखो तीनों में H2O तो कॉमन है। अब H2O जो है वो वीक है, मतलब वीक है मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन में पैरिंग नहीं कराएगा, मतलब S वाला ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसकी मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगी। तो फर्स्ट जो है दैट इज क्रोमियम, तो क्रोमियम का स्टेट होगा इसमें +3। सेकंड जो है Fe पे होगा +2, एंड थर्ड Zn, तो Zn होगा 2+। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो, तो Cr3+ पे 4s तो 0 हो जाएगा। अब धीमे कितने इलेक्ट्रॉन 5 थे, 5 में से 2 गए, तो यहाँ पे 3d3 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखना 2 इलेक्ट्रॉन 4s के निकालने 3d6 अनपेयर, ये 3d6 है, और यहाँ पे तो 3d क्या होगा 10। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, और जो निगेट आने वाला है वो तो पीछे ही आएगा। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 मिलेंगे, यहाँ पे 4 मिलेंगे, यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा मोमेंट आपको ये देगा। क्लियर? तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाद में 9.30 जो है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, मतलब KCO4 कोबाल्ट का पूछा है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो यहाँ पे +1 कोबाल्ट का X, इसका 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर X इज इक्वल टू -1। नॉर्मली आपने नोट डाउन किया होगा -1 वाले आपको मिलते नहीं है, लेकिन ये -1 है। ओके, बाद में 9.31 में स्टेबल कॉम्प्लेक्स की बात है, तो चारों कॉम्प्लेक्स में Fe सब में कॉमन है, और दूसरी बात Fe का स्टेट जो रहेगा वो भी सब में कॉमन ही है। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं कि इसमें लिगेंड के बारे में सोचना पड़ेगा। सो H2O, एमोनिया, C2O4 एंड Cl। क्लियर? तो वीबी थियरी के बेस पर आप जाओगे तो किलेट बेस पे आप सोचो, C2O4 जो है वो साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब किलेट फॉर्म बनाता है, और किलेट फॉर्म वाले जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, और ये सब थ्योरी में मैंने आपको बताया था। 9.32 किलेट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन दैट इज 9.32 व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग। और इस बेस पे हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे जाना पड़ेगा। तो तीनों में निकल कॉमन है बट लिगेंड इज डिफरेंट। तो अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज,
स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पहले आता है मतलब जिसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, दैट इज NO2 माइनस, इसके बाद आएगा अमोनिया और इसके बाद आएगा वाटर। ठीक है, तो एनर्जी की बात करें, जहां पे स्प्लिटिंग ज्यादा होगा वहां पे एनर्जी एब्सॉर्ब भी ज्यादा होगी। क्लियर? तो एनर्जी के ऑर्डर पे एक ऑर्डर रहेगा, लेकिन आपको पता है E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, so E और लैम्डा का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। so if you arrange according to wavelength, then what happen, तो सबसे पहले लोएस्ट वेवलेंथ पे H2 आएगा, that is Ni H2O 6 2 प्लस, ओके H2, इसके बाद ये आएगा Ni NH 3 6 2 प्लस, और सबसे लास्ट में वेवलेंथ, सॉरी इसके अंदर जो वेवलेंथ कम होगी ना, ऑर्डर में उल्टा लेना, सॉरी ऐसे होगा, यस एनर्जी कम वेवलेंथ ज्यादा रहेगी, और लास्ट में NO2 आ जाएगा, Ni NO2 6 4 माइनस, ओके। तो एनर्जी और वेवलेंथ बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, एक थ्योरी बाकी है वो बाद में देख लेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो पूरे चैप्टर में आपको डिवाइड करना है, वर्नर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन शेप वगैरह, ओके। उसके बाद IUPAC आना चाहिए, IUPAC में दोनों फॉर्मेट, फॉर्मूला से नेम से फॉर्मूला, ओके। देन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो दोनों क्लियर होने चाहिए। उसके बाद विबी थ्योरी से हम हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये सब पढ़ते हैं। और उसके बाद CFT का कांसेप्ट है, CFT में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होनी चाहिए, जिससे स्प्लिटिंग के बारे में पता चले, डी ट्रांजिशन क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड क्या है, इससे कलर का कांसेप्ट आपका क्लियर होता है, ओके। तो बस इस चैप्टर में इतना ही